हाय अस्सलाम वालेकुम। अम, लें जी, मुश्किल तरीन मॉड्यूल का पार्ट और मुश्किल तरीन मॉड्यूल आपके साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसको मुश्किल पता है क्यों कहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा इंट्रो देना चाहती हूँ। इसके अंदर होता ये है कि ये सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं। आपने ब्लू प्रिंटिंग में या उसमें भी देख लिया होगा जो आपके पास स्केड्यूल आया है। और इसमें ये है कि आपको एक्चुअली पेल्विस से निकल के अब सारी बॉडी के अंदर फिरना है, राइट? इस मॉड्यूल के अंदर अब ये तमाशा होने वाला है। मेरा बेटा है, मैंने बताया था थर्ड ईयर में है, तो वो जब भी कोई बात करता है ना, तो वो मुझे पता होती है, कार्डियक कर ले, ब्रेन कर ले, ये कर ले, तो मैं उसे एक ही बात कहती हूँ कि मैंने एफसीपीएस किया हुआ है गायनी में। तो वो आगे से मुझे कहते हैं एफसीपीएस है, गायने में है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एसएलई और ये सब कैसे पता है? वो ऐसे पता है कि ये मैंने बहुत प्यार से पढ़ा हुआ है। मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी ऐसे बड़े-बड़े हमारे तो लॉन्ग केस होते थे, सो हमें तो बहुत ही डिटेल से पढ़ने पड़ते थे, ठीक है? आप लोगों का ये फ़ायदा है कि लॉन्ग केसेस नहीं है, लेकिन शॉर्ट केसेस में अगर आ जाए तो आपको पढ़ आने चाहिए और एमसीक्यू तो बहुत आते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रेवलेंट व्हिच इज़ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, जो कि मोर और लेस हम सबको पता है। सो लेकिन फिर भी इसके 2 पार्ट्स बनेंगे इस लेक्चर के, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी डेफिनेशन, इसका इंसिडेंस जो है वो 10% लिखा हुआ है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज के अंदर ये 10 टू 22 तक चला जाता है। सो एज सच मुझे कोटेड इंसिडेंस कहीं नहीं मिला। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे, नॉट दिस संडे, आप जब अपलोड होगा तो अगला संडे, यस फॉर यू गाइज, यस, क्योंकि मंडे को अपलोड होगा इंशाल्लाह ये, तो फिर जो संडे आएगा उसमें हम ये सारी की सारी इसकी गाइडलाइंस कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन में इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं, ठीक है। एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। एक प्री एक्लेम्पसिया, ये 2 हो गई। प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी को ना मैं ए लिखती हूँ क्योंकि ये एक हिस्टोरिक टर्म है, ठीक है। और ये फिफ्थ इज द हेल्प सिंड्रोम, राइट। अब यहाँ से हम चलते हैं कि होता क्या है। सुपर इम्पोज हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्पसिया इस तरह से है कि एक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, और उसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से तो जो हो रहा है, वो जो आगे हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे वो जो बनी हुई है, उस वजह से उसको प्री एक्लेम्पसिया हो गया है, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्पसिया। कुछ बुक्स में एक डेफिनेशन और दी हुई है और वो ये है कि कुछ ख़वातीन हैं, दे डोंट नो कि उनको ब्लड प्रेशर है। जैसे ही प्रेगनेंसी में वो होती हैं, उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और वो आती हैं और आप जब उनका पीपी लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ओके फाइन, ये तो हाइपरटेंसिव है। तो वो इंसिडेंटल डिस्कवरी है, लेकिन वो स्टिल इसी कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि जो भी हाइपरटेंशन 20 वीक से बिफोर है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है कि एनी हाइपरटेंशन व्हिच इज डायग्नोज्ड आफ्टर 20 वीक्स या एट 20 वीक्स, 19 टू 20 वीक्स है, वो हम बात करेंगे सेकेंड वेव ऑफ इन्वेजन की, तो वो उसी के हिसाब से वो होती है, ठीक है। ग्रेटर देन 140 सिस्टोलिक और 90 है डायस्टोलिक, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा ये है कि 15 मिलीमीटर फ्रॉम द बेसलाइन, ये आपकी गाइडलाइंस कहती हैं, और 30 मिलीमीटर फ्रॉम बेसलाइन सिस्टोलिक, ठीक है। इसकी एक रीज़न है, वो भी हम अभी बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसका सपोज़ बेसलाइन ही 100 है, 100/60, तो उसके लिए तो 140/90 बहुत ज़्यादा है, तब तक तो बात ख़त्म है। तो आप क्या करें कि अगर एक आपके पास पेशेंट आ रही है और वो पेशेंट आपको बता भी रही है कि आप उसका बीपी देख रहे हैं और वो सपोज़िटली लाइक 100/60 आ रहा है, ठीक है, या 100/70 आ रहा है, तो उसके लिए 130/85 भी जो है ना वो अलार्मिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्योंकि कभी-कभी ऐसे भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, 140/90 वाला आए या सिस्टोलिक
जो है वो 30 मिलीमीटर फ्रॉम द बेसलाइन आए या 15 मिलीमीटर ऑफ द बेसलाइन ऑफ द डायस्टोलिक आए। सो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा, प्रीएक्लेम्पसिया में क्या है? प्रीएक्लेम्पसिया इज हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन विद सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और विद। सो प्रोटीनूरिया जब आ जाए तो वो प्रीएक्लेम्पसिया है। वो जो है ना, एक्लेम्पसिया विद और विदाउट प्रोटीनूरिया, वो चीज़ें अब खत्म हो गई नहीं है। हम दोबारा भी उनको गाइडलाइंस में रिवाइज कर लेंगे। एक्लेम्पसिया क्या आएगी जी? प्रीएक्लेम्पसिया प्लस सीजर्स या फिट्स, टॉक्सीमियाज और प्रेगनेंसी। ये ओल्ड हिस्टोरिक टर्म है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई एग्जामिनर किसी का मूड बने और वो ये बात कह दे, इसके अंदर ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले ना ऐसे होती थी, जैसे ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी है ना, तो बुक्स में कभी किसी ज़माने में, नॉट इन माय टाइम, मे बी पहले कभी ये यूज़ किया हो, लेकिन ये मैंने ना सुनी हुई है अपने सीनियर्स के साथ। तो फिर मैंने आज इसको सर्च किया, तो फिर मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये ओल्ड हिस्टोरिक टर्म है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक टर्म आएगी हेल्प सिंड्रोम, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स। ठीक है, ये बाज़ोकात ना फिट्स के बगैर आ जाती है अचानक से, और पोस्ट टर्म, पोस्ट डिलीवरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली इनकी डेफिनेशंस की। ठीक, अब हो क्या रहा है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी आपको पता है, मुझे बड़ी आदत है पहले फिजियोलॉजी फिर पैथोफिजियोलॉजी। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स मेरी इस आदत से बहुत तंग है, शायद इसीलिए वो लेक्चर्स, तो मुझे नहीं पता कि वो देखते हैं कि नहीं देखते। अलबत्ता वो मेरे मैसेजेस और लाइव क्लासेस शायद नहीं अभी तक देखते, या मेरे मैसेजेस नहीं देखते क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं बहुत ही बेस में जाके पढ़ा रही हूँ, बट ये उनको अभी अंदाज़ा नहीं है। इंशाल्लाह जब वो एग्ज़ाम पे जाएँगे और अगर उन्होंने ये लेक्चर्स देखे होंगे तो दे विल गेट टू नो। अच्छा, अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है? हम में से कितने लोगों को ये याद होगा या सोचा होगा हमने कि आखिर पर्टिकुलरली ये 19 और 20 वीक्स की विंडो के अंदर क्यों होती है हाइपरटेंशन, उससे पहले क्यों नहीं होती? इसलिए कि डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन होती है। अच्छा, अब मैं इसको मिटाने लगी हूँ, फिर से रिपीट करके हम चलते हैं। डेफिनेशंस में क्या है? इंसिडेंस 10 to 20% है, 10% है ओवरऑल एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन with superimposed preeclampsia, PIH or gestational hypertension at 20 weeks or 19 weeks, 140-90 millimeter of mercury या 30 millimeter systolic from the baseline or 15 millimeter from the diastolic baseline. Preeclampsia, hypertension plus proteinuria और systemic और and यानी कि proteinuria तो है ही है, systemic involvement हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। Eclampsia, pre-eclampsia plus seizures or fits, toxemias of pregnancy in an old historic term, which includes all this. Help is a syndrome, hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets. ठीक है, यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आती हूँ नॉर्मल पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो अगर हमें ये याद हो है, अगर आप लोगों को भी याद हो, तो मेरा जो फर्स्ट लेबर का लेक्चर था जिसमें हमने प्लेसेंटेशन की बात की थी कि ट्रोफोब्लास्ट और प्लेसेंटा जो है वो कैसे इन्वेट करते हैं। ठीक है, अ, पहले आती है जी फर्स्ट वेव, फिर आती है सेकेंड वेव। अच्छा, अब मैं उधर मूव करने लगी हूँ। फर्स्ट वेव में क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या होता है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो सारे के सारे जो है वो इन्वेड कर जाते हैं स्पाइरल आर्टरीज। अच्छा, अब ये एंडोमेट्रियम है, ये फीटल साइड है, राइट, और ये जो है ये मैटरनल साइड है, राइट, यहाँ तक। नॉर्मली क्या होता है कि 10 टू 12 वीक्स के ऊपर ये डेसिडुआ है, ये मायोमीटियल कंपोनेंट है, ये एंडोमीटियल साइड है, ये बेसल आर्टरीज हैं, और ये स्पाइरल आर्टरीज है। ठीक है, इनको मैं मार्क भी कर देती हूँ। अब यहाँ से अगर आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। स्पाइरल आर्टरीज 100-200 के करीब होती हैं यूजुअली।
अच्छा, अब क्या है कि स्पाइरल आर्टरीज़ जो हैं, वो यूजुअली बेसल आर्टरीज़ या एंडोमीडियम से निकल के पूरा ये मायोमीडियम और डेसिडुआ तक जाती है। फर्स्ट वेव फर्स्ट वेव कब आती है? यहाँ तक, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है? फर्स्ट वेव में क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट आते हैं फर्स्ट वेव में, राइट? और वो क्या करते हैं कि ये अब ट्रोफोब्लास्ट आना जो फीटल साइड है ना, यहाँ से ट्रोफोब्लास्ट ने आना शुरू कर देना है, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो ये स्पाइरल आर्टरीज़ है ना, इनके अंदर ये जैसे सपोज़ एक आर्टरी है, राइट? ये आर्टरी की एंडोथेलियल होती है, ये उसका वो मस्कुलर और ये उसका सेरोज़ा कोट। तो वो क्या करता है कि यहाँ से साइटोट्रोफोब्लास्ट, आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो इन्वेड करना शुरू कर देता है और इन वेसल्स को वो साइनसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो याद है ना आपको ये वाली डायग्राम? साइनस अगर नहीं है तो वापस जाके एक दफ़ा लेक्चर देख लो, ठीक है? तो लेमिना और मस्कुलर कोट, तो सबसे पहले लेमिना गया, फिर मस्कुलर कोट गया और ये सिर्फ फिर रह जाती है ये वाली चीज़, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आ जाता है फाइब्रोनाइड। फाइब्रोनाइड आया, फाइब्रोनाइड के बाद जब फाइब्रोनाइड हो गया तो ये पूरा एरिया लो रेजिस्टेंस चैनल बन जाते हैं, ठीक है? लो रेजिस्टेंस, हम इनको LR लिख देते हैं। ये होता है 10 और 12 वीक्स के अंदर, ठीक है? फर्स्ट वेव जो है वो इन्वेड करती है 10 और 12 वीक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल, फिर मैं बताती हूँ प्रॉब्लम। सेकेंड वेव में क्या होना है? अच्छा, अब होना कुछ भी नहीं है। सेकेंड वेव आती है 18 और तकरीबन आप कह लें कि 20 वीक्स के बीच में, ठीक है? ये आपके वो बन गए, 10 टू 12 हो गया, स्पाइरल है और यहाँ से ऑनवर्ड्स सेकेंड सेकेंडरी वेव है, सेकेंड वेव। अच्छा, सेकेंड वेव में क्या होना है कि वही स्पाइरल आर्टरीज जो डेसिडुआ के अंदर थी, जो बन रही थी, इन्वेड हो रही थी, अब वो मस्कुलर पोर्शन उनका जो है ना वो इन्वेड होना है, राइट? यहाँ तक। तो ये डायरेक्ट चैनल्स बन जाते हैं फ्रॉम द बेसल आर्टरीज फ्रॉम इनटू द स्पाइरल। अच्छा, सेकेंड वेव में भी यही होता है कि क्या होता है कि आपका जो मस्कुलर एरिया है स्पाइरल आर्टरीज का, अब वो इन्वेड हो रहा है और कोई चेंज नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी वही है कि लेमिना जाएगा, फाइब्रोनॉइड आएगा और इन्फ्लेमेटरी जो भी हैं चीज़ें वो सारी होंगी। अब होता क्या है? होता ये है हाइपरटेंशन में कि ये जो सेकेंड वेव है ना, ये होती ही नहीं। फेलियर ऑफ सेकेंड वेव, ठीक है? अच्छा, अब अगर सेकेंड वेव, वेव 2, सेकेंड वेव, ठीक है? सेकेंड वेव 18 टू 20 वीक्स में, तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ तक रुक जाएगा। तो क्या है कि फीटस को ब्लड जो है वो जो ये आर्टरीज़ हैं ये देंगी अपने हिसाब से, क्योंकि फीटस को तो अब ग्रो करना है, उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब जब उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए वो उसको अवेलेबल नहीं है। प्लस हाफ या 2/3 जो डेसिडुअल पोर्शन है ना वो भी डिफेक्टिव है, ठीक है? तो फेलियर ऑफ वेव 2 एंड डिफेक्टिव इन्वेजन और इनकम्प्लीट इन्वेजन हो जाएगी फर्स्ट वेव की, ठीक है? फर्स्ट वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्ट की। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन दोबारा बात करते हैं। इसमें क्या है कि या तो हाफ और 2/3। तो अब नेट रिजल्ट क्या हुआ? हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक इस तरह का, एक तो वो है जो नॉर्मल है, ठीक है? और एक ये है जो अब मैं बनाने लगी हूँ, ये डेसिडुआ है, ठीक है? ये डेसिडुआ हम ऐसे बना लेते हैं, राइट? और यहाँ पे ये एक चैनल है, राइट? अच्छा, ये वाला इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ठीक है? अच्छा, और यहाँ से स्पाइरल आर्टरीज आ रही हैं। अब स्पाइरल आर्टरीज क्या कर रही हैं?
ये बेसल है, सारी वो जो आपकी एंडोमेट्रियम साइज़ में, ये मैटरनल साइड है, ये फीटल साइड है, ठीक है? तो ये जो ऐसे वाली है, चलो ये बन गई। अच्छा, ये है आपका डेसिडुआ और ये है आपका पेशेंट का या व्हाटएवर मायोमेट्रियम, ठीक है? ये यहाँ तक। तो अब क्या है कि ये स्पाइरल आर्टरीज़ राम, 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 राम से ऊपर जा रही हैं, ठीक है? उसके बाद ये आराम से ऊपर चली गई है, इसके अंदर इन्वेजन ही नहीं हुई, इसके अंदर हुई है, पार्टली हुई है, इसके अंदर हुई है, थोड़ी-सी हुई है, इसके अंदर नहीं हुई हुई, ये आराम सुकून से वैसे ही ऊपर जा रही है, कोई इन्वेजन नहीं हुई हुई, ट्रोफोब्लास्ट की मर्ज़ी है भाई वो नहीं जा रहा है, ठीक है? ये थोड़ी-सी हुई है और ये इस तरह से। अब क्या हुआ है? क्या नज़र आ रहा है आपको पैटर्न? पैटर्न यही नज़र आ रहा है ना? कि मायोमीट्रियम वैसे का वैसे है और यहाँ पे एक बेचारा अपाहज किस्म का डिसेबल्ड प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। सो दो बातें याद रखो, मेरे तो दिल पे लिखी हुई हैं, याद कर लोगे तो याद हो जाएंगी, अब वो किताबों में शायद नहीं मिलती। व्हाट इज PIH? PIH रेड से लिखने लगे हूँ मैं। PIH is a disease of placenta. बेबी की कोई डिजीज नहीं है, मदर की कोई डिजीज नहीं है, इफेक्ट क्या आ रहा है? प्लेसेंटा, ठीक है? दूसरी लाइन इसके नीचे, ताकि ये आपको याद रहे। पैथोफिजियोलॉजी, एंडोथेलियल पैथोफिजियोलॉजी, या आप कह लें कि पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ एंडोथेलियम, थीलियम किसका? वेसल्स का। पूरी बॉडी में स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, पूरी बॉडी में जो होना है ना वो ये होना है, और ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये दो लाइनें आपको याद रह जाती हैं तो मैं कहती हूँ कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विल बी अ वेरी इजी हलवा फॉर यू। इट इज जस्ट लाइक यू करोगे लाइक ओके फाइन। दो बातें और जो याद रखने वाली हैं, डिफेक्टिव फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेजन है ट्रोफोब्लास्ट की, एब्सेंट सेकंड है, ठीक है? अच्छा, डिफेक्टिव का क्या मतलब है कि 2/3 से हाफ वाला बना ही नहीं। अब क्या हो रहा है 20 वीक्स पे? यहाँ तक आई होप क्लियर। इसको हम दोबारा से, तुम लोग पीछे करके देख लो, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन चलो मैं फिर कर देती हूँ। ये फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेजन है, ये डिफेक्टिव है, कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई वेसल्स, स्पाइरल आर्टरीज, मायोमीट्रियम वाली सेकेंड वेव ऑफ इन्वेजन जो 18 to 20 वीक्स पे होनी थी वो तो हुई ही नहीं। अ बिग क्रॉस, ठीक है? और ये वाली डिफेक्टिव हुई है। नेट रिजल्ट क्या हुआ है? हमारे पास एक डिसेबल्ड प्लेसेंटा बन गया है, वो ओरिजिनल था। PIH इज अ डिजीज ऑफ प्लेसेंटा एंड पैथोलॉजी ऑफ एंडोथीलियम। तभी हम कहते हैं कि इवन IUFD हो भी जाए, ब्लड प्रेशर नीचे तब तक नहीं आता जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता। यहाँ तक आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। अब हम आते हैं BP की तरफ। अच्छा, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ठीक है, होता ये है, यहाँ तक आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। मैंने बहुत अच्छा, यहाँ मैंने किसी बुक से कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए हुए, ये मेरे अपने ज़ाती बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने कुछ 4-5 किताबों से, 25 साल हो गए हैं, 25 तो नहीं, 2008 में मैंने FCPS किया था। हाँ, तो अब उससे अंदाज़ा कर लो कितना टाइम हो गया हुआ है। इट्स लाइक 17 ईयर्स से यही चल रहा है और कोई नई चीज़ बदली, ठीक है? अब वो जो चीज़ बननी थी वो क्या हुआ? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो होता क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पहले तो हम देखें कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये चूंकि सीधा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, लेकिन साथ ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो ये बैलेंस रहता है, ठीक है?
अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, जितना ये नॉर्मली ये है ना, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये चैनल जो है ना, टोटल ये वाले चैनल जो हैं, ये, ठीक है? ये अब ओपन चैनल है, तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस रह जानी है, राइट? अब होता क्या है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ड्यू टू हॉर्मोन्स एंड देयर सो मेनी थिंग्स, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली कम हो जाता है, राइट? सेकंड में क्या होता है, चूंकि वो बन रहा होता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो बीपी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, राइट? कई दफा पेशेंट आपके पास सेकंड ट्रिमेस्टर में आते हैं, बीपी हाई होता है और थर्ड में नॉर्मल हो जाता है। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में दोबारा से बीपी नॉर्मल हो जाता है, राइट? ये तो हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब इधर क्या होना है? इधर जो कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ी जा रहा है, राइट? होता क्या है नॉर्मली कि 500 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से, टर्म की बात हम करें, अच्छा यहाँ पे तो वही है, कुछ नहीं, बीपी को कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो डेवलपमेंट है, बीपी ऑलरेडी लोअर साइड पे, को थोड़ा सा हाई भी हो जाएगा तो हमें नॉर्मली मिलेगा। अब देखते जाना, ठीक है? अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से हाई भी है लेकिन चूंकि ओवरऑल प्रेगनेंसी में उसने गिरना है, तो हमें यहाँ पे वो नॉर्मल बीपी मिल जाएगा, राइट? अच्छा, इधर तो अब वो जाना ही जाना है वैसे ही ऊपर, तो यहाँ पे अब डिफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है मायोमेट्रियल। तो क्या हुआ है, इधर से फीटस ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, ठीक है? फीटल ग्रो कर रहा है, इधर से ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नेट रिजल्ट क्या होगा? ये एरिया हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अब जब ये हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा तो हमने पढ़ा है कि बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट इनटू पीआर, राइट? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ना शुरू हो गया है सेकेंड ट्रिमेस्टर में और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है? तो नेट रिजल्ट क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द टाइम व्हेन इट इज बीइंग डायग्नोस्ड, ठीक है? इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में तो फिर कहानी फर्क है ना। अच्छा, अब हमने ये तो बात कर ली कि इट इज अ डिजीज ऑफ प्लेसेंटा। अब हो क्या रहा है? होता ये है कि एक तो प्लेसेंटेशन हो गई, दूसरा एक वर्ड है एक्यूट एथिरोसिस। एक पैथोफिजियोलॉजी एक्यूट एथिरोसिस, वही जो मैंने बात की है, ये एक पुरानी बुक में लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों को मैं वैसे बता देती हूँ। एक्यूट एथिरोसिस वही है जो एथीरोस्क्लेरोसिस होता है, ड्यू टू द प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ड्यू टू एनी रीजन डिफेक्टिव प्रेजेंटेशन है वो नहीं हो रही, नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? फाइब्रिन है, प्लेटलेट है, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से वेसल्स जो हैं वो टॉक्सिन्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो नहीं आते, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स जो है वो सारे के सारे जो वेसल्स को स्टेबल कर रहे थे वो सारे के सारे वेसल्स को डैमेज कर रहे हैं और वो पूरी बॉडी की वेसल्स को डैमेज कर रहे हैं। सो होता क्या है कि जो लिपिड लेडन हैं, लाइपो बोलते हैं इनको, फेजेस, ये आ जाते हैं और ये क्या करते हैं? इस्कीमिया कर देते हैं वेसल्स का, राइट? इस्कीमिया ऑफ वेसल्स, और छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स जो है ना वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? इसके अंदर फीटल प्लेसेंटल साइड के ऊपर। तो क्या होगा फिर? हाइपरटेंशन ही होएगी ना। मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ा है। एक्यूट एथेरोसिस का मतलब ये है कि जो वेसल्स हैं उनका एथेरोसिस शुरू हो गया और उसकी वजह से अब सारी पैथोलॉजी जो है ना वो गड़बड़ होनी है। एथेरोसिस हमने बता दिया कि डिफेक्टिव प्रेजेंटेशन की वजह से है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ने सही करके वो नहीं किया, इन्वेजन नहीं हुई और देयर आर लॉट ऑफ रेडिकल्स, ऑक्सीजन रेडिकल्स विच आर गोइंग टू बी released and they are going to affect this। अच्छा, अब इसके ना रिस्क फैक्टर्स हैं, बड़े अजीब से ही हैं वैसे लेकिन बहुत ही कॉमन है। हम यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है अब इसको मिटा देना चाहिए, आई होप, लेकिन चलो रहने देते हैं क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा वापस जाना है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या है?
रिस्क फैक्टर्स हैं जी वो जो सही हो सकते हैं और वो जो इनहेरिटेड हैं। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, एज है दोनों स्पेक्ट्रम ग्रेटर देन 40, लेस देन 18, ठीक है? नली पैरिटी भी है और मल्टी पैरिटी भी है ना तमाशा? सब कुछ ही है वैसे पता है। अच्छा, उसके बाद पास हिस्ट्री ऑफ पीआईएच और एक्लेम्पसिया और पीईटी, ठीक है? प्रीवियस आईयूजीआर बेबी, अनएक्सप्लेन्ड फीटल डेथ। अब मैं चीज़ों को ना जोड़ना शुरू करती हूँ। फीटल डेथ, अच्छा। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, अब ये मैंने किसी बुक से नहीं देखा, आप बुक से देख लीजिएगा। सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस या मिस्ड मिसकैरेजेस, अब ये किधर को जा रही है बात? ये जा रही है एसएलई की तरफ। तो इससे एसएलई एंटी फॉस्फोलिपिड एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम और क्या थ्रोम्बोफिलियास, इनहेरिटेड या एक्वायर्ड, दोनों इनहेरिटेड भी हैं और एक्वायर्ड भी हैं। अच्छा, फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ड्रग्स हैं, राइट? और क्या है और भी हम देख लेते हैं, मेरा ख्याल है यही है, इट्स लाइक मोर और लेस, बट लेट मी चेक अगर कोई और चीज़ मिस ना हो गई हो तो। ठीक है, इसको किस तरह आप अगर खुद भी देखेंगे गौर से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वही वाले कॉमन फैक्टर्स हैं। हाँ, बीएमआई का भी था ज़िक्र, बीएमआई भी है जी, बीएमआई ग्रेटर देन, ये तो वो कहता है ना आपका 35, राइट? और क्या, और सोचने की, ठहरे एक सेकंड मैं सिर्फ खोल के आपको ना ज़रा कंफर्म भी कर दूं। ठीक है, आई थिंक दैट्स एन ओके, एंड आई आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी हम देख भी लेते हैं एक दफ़ा और भी कि कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं हैं। बुक से ही मैं देख लेती हूँ, चलिए मैं आपको यहाँ ही लिख देती हूँ। अच्छा, ओबेसिटी हो गई, अच्छा हाँ, पीसीओ भी लिखा हुआ है उन्होंने, वो तो फिर साथ ही हो गया ना, राइट? प्राइमी हो गया, ये हो गया, स्ट्रेसफुल जॉब, स्ट्रेस तो फिर हर जगह, जहाँ नौजिया वॉमिटिंग डायरिया याद है तुम लोगों को, जो फार्माकोलॉजी में हम कह देते थे, स्ट्रेस हो गई। और उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, वो तो खैर फिर मोलर है, प्लेसेंटा बड़ा, मल्टीपल प्रेगनेंसी उनके अंदर आप सोचिए, ठीक है? फिर हाइड्रॉप्स के अंदर सोचिए, वही जो हमने मिरर सिंड्रोम बात की थी, उसके अंदर हो गया, मिरर सिंड्रोम हो गया, एंड सो ऑन। ये तो वो वाली बातें हैं ना जो बुक में भी लिखी हुई है। मेरी कोशिश होती है ये जो बुक्स में बातें हैं ना वो मैं तुम लोगों को ना ही पढ़ाऊं। और बाकी ये है कि दिस इज अच्छा, इन्होंने ना पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि प्रीवियस सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मिस्ड अबॉर्शन है, मिसकैरेजेस है, तो वो तो फिर एसएलई की तरफ बात जाती है ना। एनीवेज, दीज आर द थिंग्स यू कैन चेक इट फ्रॉम द बुक। और अब हम मूव करते हैं इसके इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गन्स, ठीक है? फिर हम वो करेंगे, फिर हम इसकी पीईटी की तरफ जाएंगे। ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर पूरी नाइस की गाइडलाइंस हैं जो मैंने अगले हफ्ते आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है? और फिर हम ब्रीफली ही मैं मैग्नीशियम सल्फेट और वो सारी मॉनिटरिंग बताऊंगी, क्योंकि वो जाहिर है वहां पे नहीं हो सकती, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? राइट।
जी, हाय अस्सलाम वालेकुम। सो सेकंड पार्ट है कि अब हो क्या रहा है? हमने पढ़ लिया, इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी भी पढ़ ली, फिज़ियोलॉजी भी पढ़ ली और क्या-क्या हो रहा है। अच्छा, इस वक़्त ना मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं बता देती हूँ। हम एडिटिंग में इसको जितना भी ब्राइट कर सकते हैं, सिर्फ़ ये 2 लाइट्स हैं जो यूपीएस पे चल रही हैं, बाकी नहीं चल रही। तो मैं हो सकता है आपको ब्लैक और व्हाइट और काली-पीली नज़र आ रही हूँ, लेकिन बोर्ड जो है ना आप ज़ूम इन करके देख लेना, ठीक है? तो अच्छा, अब उसमें ये है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या है? एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रीनल, जो कि बहुत सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है सबसे पहले, तो इट विल बी शुड बी रेड, ठीक है? फिर उसके बाद ब्लड है और हीमोडायनामिक, फिर लिवर एंड देन फोर्थ विल बी ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी। यहाँ पर आकर सीक्वेंस जो है ना वो खराब हो जाता है, कोई समझ में नहीं आती, सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बट द अलार्मिंग साइन ये नहीं है कि एकदम से सब चीज़ें अटैक हो जाता है सब चीज़ों पे। सबसे पहले तो रीनल है। रीनल में अब क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से रीनल फ्लो जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये तो पता ही है ना कि हाइपरटेंशन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है और वही जो ट्यूब्यूलर हमने बात की थी ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस हो जाता है कि वो जो छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर वो डैमेज हो जाती हैं, ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब ये सीक्वेंस क्या बनता है? सबसे पहले रीनल ब्लड फ्लो कम होता है हाइपरटेंशन की वजह से। देन सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है ब्लड में और इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सॉरी, वो कैपिलरी लीकेज की वजह से प्रोटीन ज़्यादा लीक होना शुरू हो जाती है और इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है? ये भी एक जगह पे है, तो घबराना नहीं है। हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी जो है, ये वर्ड आए तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है? नेट रिजल्ट क्या होता है? हाइपोएल्बिनीमिया हो जाता है एंड उसकी वजह से एडीमा हो जाता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द फर्स्ट चेंज ड्यू टू hypertension is the decrease renal, the system which is the first. If the MCQ will come, it should be come in that way, that what is the first system to be involved after placenta? Placenta is not a system, so the first system is actually involving the hypertensive disorders of pregnancy is the renal system, ठीक है? And the renal system, why? Because hypertension leads to decreased renal blood flow, that will increase the sodium and water retention, that will lead to hypouricemia. That the net result is the retention of the uric acid, and then the protein urea. Protein urea is what the excretion of protein is increased in the urine. That will lead to hypoalbuminemia, and the edema of the pregnancy will be increased. This is not very marked. Why? Because this is called nephrotic syndrome of hypertension. Why? Because if it is marked, it is very much different from the rest of the uh, uh, physiological edema of the pregnancy, but it does happen. अच्छा, अब चूंकि we are talking about number one, the uric acid, normal uric acid in the pregnancy, the values you should know. So if they are increasing, 16 weeks per, it is 0.28 millimole per liter, 28 पे 0.34 millimole per liter, and 36 weeks it is 0.39 millimole per liter. So if it is going up to 7 millimole, uh, it means that there is uric acid is increasing. अच्छा, यूरिक एसिड की एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर ये पेशेंट एसेंशियल हाइपरटेंशन का था या ये पीआईएच का था, अगर लेट आए तो एसेंशियल हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूरिक एसिड जो है ना वो यूजुअली हाई होता है, प्रोटीन यूरिया बाद में आता है, लेकिन सीक्वेंस आपका यही है। अच्छा, फिर हम आते हैं जी प्रोटीन यूरिया की तरफ। नॉर्मली 100 to 200 मिलीग्राम प्रोटीन जो है वो पर 24 आवर्स यूजुअली एक्सक्रीट होती है, बट इफ इट इज इंक्रीज टू ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, वो हम आगे बात करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन की। तो इसका क्या मतलब है कि द पेशेंट इज हैविंग प्रोटीन यूरिया एंड यू कैन लेबल दैट पेशेंट हाइपरटेंसिव प्रोटीन प्रीएक्लेम्सिया। अच्छा, वो कितनी कितनी है वो इन्वेस्टिगेशंस में मैं बात बता दूंगी, डोंट वरी, वो +1 +2 वो सारा हो जाएगा।
सो सेकंड सिस्टम इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इज ब्लड। ब्लड में क्या हो रहा है जी? हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ऑलरेडी प्रेगनेंसी इज हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, बट व्हाई? Because of the toxins and the inflammatory substances and everything which is being released due to abnormal placentation, that will cause activation of the coagulation system and the platelet consumption, and leading to what? Microangiopathic। हमने बात की थी कि जो डिजीज है वो एंडोथीलियल पैथोलॉजी है, एंडोथीलियम की पैथोलॉजी, एंडोथीलियल पैथोलॉजी। तो जब एंडोथीलियम है तो जहाँ जहाँ वेसल है वहाँ वहाँ एंडोथीलियम है, जहाँ जहाँ एंडोथीलियम है वहाँ वहाँ माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिसिस होना है, वहाँ पे हेमोलिसिस होना ही होना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होना ही होना है। एंड इफ इट इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड एंड इट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, it will develop into disseminated intravascular coagulopathy या consumptive coagulopathy and HELLP syndrome। अच्छा, अब हेल्प सिंड्रोम में लिवर इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? सिवियर वेरिएंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया है। बहुत ही मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो एमएमआर है इसका 1% है, लेकिन यूजुअली अगर आप इसको टाइम से पकड़ लेते हैं तो 11 डेज के अंदर इसकी रिकवरी है। एसोसिएशन यूजुअली विद एक्लेम्सिया है, खाली भी बगैर फिट्स के भी हो जाता है हेल्प सिंड्रोम, ठीक है। एंड उसके बाद एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस है, एक्यूट रीनल फेलियर है। इसमें सिंपल ब्रेन का एडीमा भी हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन, क्योंकि सीसीएफ है ना, हेमोलिसिस हो रहा है, राइट, एंड जॉन्डिस, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द हेल्प सिंड्रोम, अगेन severe variant of preeclampsia। It cannot be just without preeclampsia, and associated with these things which I have mentioned: acute tubular necrosis, acute renal failure, brain edema, pleural effusion. MMR is 1%, so it has to be controlled. But usually, it is resolving if it is being controlled and properly. All the materials are given, placenta is removed, all the hematological products which are needed during HELP syndrome, it should be given. तो ये 11 दिनों में रिवर्ट हो जाता है, 10 to 11 days लिखा हुआ कुछ बुक्स में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में चूंकि लिवर इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें ALT AST भी जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे आगे जब इन्वेस्टिगेशन है। तो उसको वायरल हेपेटाइटिस से, कोलीस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी से, कुशिंग सिंड्रोम से और एक्यूट फैटी लिवर से डायग्नोज करना हम साथ साथ हम अब जब करेंगे, जब हम हेपेटाइटिस या लिवर की डिजीजेस पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में, तो आई थिंक दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू एट द एंड। अच्छा जी, अब हमने रीनल पढ़ लिया, हमने ब्लड का पढ़ लिया, हमने लिवर का हेल्प सिंड्रोम भी पढ़ लिया, इसमें जॉन्डिस भी होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की तरफ। अच्छा, ब्रेन में क्या हो रहा है? ब्रेन में सबको पता है क्या हो रहा है। ब्रेन में प्री एक्लेम्सिया है, ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो है, leading to eclampsia, vasoconstriction, loss of autoregulation, cerebral edema, infarct, hemorrhage, and that is leading to intracerebral edema will lead to seizures. Fine, अगर seizures नहीं भी हो रहे तो symptoms क्या होते हैं? हेडेक शुरू हो जाती है पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को वैसे ही हेडेक रहती है, ड्यू टू methyl dopa भी हेडेक होती है, बट विजुअल डिस्टर्बेंसेस विद vertigo, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट को एक ऑरा आता है। दैट ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑरा जो है ना, वो आपने आइडेंटिफाई अगर कर लिया ना फिट पड़ने से पहले, तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो तैयार होगा, ठीक है। ये तो मैं किताबी बातें पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको एक्चुअली जो है ना वो एक्लेम्सिया की पूरी स्टोरी जो है वो सुनाऊंगी। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, हर जगह की वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो व्हाई नॉट द रेस्पिरेटरी सिस्टम? उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, साथ ही हार्ट पड़ा, वैसे कहा मैं भी करूँगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे चूंकि एनीमिया हो रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड में जा रहा है हार्ट, क्यों? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, पीछे आगे रेजिस्टेंस है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो लीकेज हो रही है, क्यों? क्योंकि एंडोथेलियल का डैमेज है। अब ये जो कैपिलरी लीकेज है ये क्या करेगी? ये प्लूरल एफ्यूजन करेगी, ठीक है। और जब ये प्लूरल एफ्यूजन करेगी तो सीसीएफ भी हो जाएगा, सीसीएफ की वजह से प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन की वजह से सीसीएफ एंड देन पल्मोनरी एडीमा, और पेशेंट ओवरऑल तो यहाँ तक जो है ना पेशेंट ना लेवल 3 तक हो जाता है। अभी मैं आपको ना लेवल 3 केयर्स भी बताती हूँ, लेवल 3 केयर तक जाने वाला हो जाता है। लेवल 3 केयर क्या होता है? आईसीयू, ठीक है।
तो ये ना उन्होंने गाइडलाइन में मैनेजमेंट के हिसाब से बात की हुई है कि किस तरीके से जो है वो हम कौन सा पेशेंट लेवल 1 केयर में रखना है, कौन सा लेवल 2 में रखना है, कौन सा लेवल 3 में रखना है। वो जब इंशाल्लाह हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे तो हम साथ में कर लेंगे। ठीक है? सो हमने अभी तक ये देखा कि जी रीनल है, रीनल के बाद ब्लड है, ब्लड के बाद सब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड है, साथ भी हो सकते हैं। बेसिकली जो बात है वो वही है कि चूँकि एंडोथेलियल इंजरी है, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होनी है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से सारा कुछ होना है। अगर आपको एंडोथेलियल इंजरी समझ आ जाएगी और आपको वो जैसे जब हम इम्यून डिसऑर्डर्स करेंगे ना, तो मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी की एक एक ही बात बताऊँगी कि वो कॉम्प्लेक्सेस जहाँ-जहाँ आके बैठते हैं ना, उन्होंने भी यही डैमेज करना है। तो वो भी याद तो इसी तरह आपको हाइपरटेंशन के अंदर भी अगर ये याद हो जाता है कि डिज़ीज़ ऑफ प्लेसेंटा, पैथोलॉजी ऑफ एंडोथेलियम, तो मेरा ख़्याल है फिर कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमैटिकली, क्योंकि ज़ाहिर है एमबीबीएस तो हम सब ने किया हुआ है, पार्ट 1 भी किया हुआ है, 4 साल काम भी किया हुआ है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके ज़हन में बड़ी अच्छे तरीके से बैठ जाएँगी कि अगर आपको कोई सिम्पटम नहीं भी याद रहता, तो आप एमसीक्यू के अंदर उसको जोड़ के वो बना सकते हैं, ठीक है? बाकी तो आपको सिम्पटम्स पता ही हैं कि क्या होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, वर्टाइगो है, नौज़िया है, वॉमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, राइट? हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन है, वो क्यों है? बिकॉज़ ऑफ द सबकैप्सुलर हीमाटोमा। सबकैप्सुलर हीमाटोमा क्यों है? क्योंकि लिवर की जो सब एंडोथेलियल, वही बात, माइक्रो एंजियोपैथिक रप्चर्स हैं और उनकी वजह से वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो लिवर के ऊपर सब कैप्सुलर हीमाटोमा जो है वो बन जाता है, उसकी वजह से फिर लिवर एंजाइम्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जो पहले ही ख़राब हो रहे होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि देखें पूरी बॉडी में ब्लड ले जाना है किसने? वेसल्स ने, ठीक है? और वेसल्स ने आगे जाके क्या करना है? ब्लड देना है, ऑक्सीजन देनी है। हर वेसल के अंदर एंडोथेलियम है और हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन या पीआईएच इज द डिजीज ऑफ प्लेसेंटा एंड पैथोलॉजी ऑफ एंडोथेलियम। तो जहाँ जहाँ एंडोथेलियम है वहाँ वहाँ पर आप वेसल्स है, वेसल्स एंडोथेलियम, एंडोथेलियम एंडोथेलियल डैमेज है तो फिर आगे वो जैसे जैसे ऑर्गन, बिल्कुल मल्टी ऑर्गन फेलियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ज़हन में बिठा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अच्छा, अब आते हैं जी हम डायग्नोसिस की तरफ, ठीक है? Once again, I have to remind about this lecture that this is being recorded with the UPS lights. फाइन। सो अगर कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो इस लेक्चर की माफ़ी हम पहले मांग लेते हैं आपसे, ठीक है? कोशिश हम करेंगे कि इसको एडिटिंग में हम इसको ब्राइट कर लें। मेरा शायद साया भी आ रहा होगा, बट आई होप द थिंग्स आर ओके। अब इतना कनेक्शन तो हमारा बन ही गया है। अच्छा, अब सिम्टम हमने बात कर ली, चलें फिर मैं दोबारा से भी बात कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा क्लिनिकल नॉलेज जो आपको किताबों में नहीं मिलना। सिम्पटम्स क्या होंगे? ओपीडी में पेशेंट आ रही है, एकदम से बीपी आपको कोई आपका छोटा बताएगा कि जी बीपी उसका हाई आ रहा है। कितना आ रहा है जी? सपोज़ 140 और 85 आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर परेशान नहीं होना। उसको आप 30 मिनट्स बिठाओ और दोबारा ले लो, राइट? बुक्स में नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट रीडिंग 150 या 140, 95 की आ रही है, तो बुक्स कहती हैं कि 4 घंटे के बाद टेक अगेन, ठीक है? और फिर भी अगर 140 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको लेबल कर दें PIH। कैसे? पेशेंट को बिठाना है 45 डिग्री पे, हेड एंड उसका। क्यों? क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है सिटिंग पोस्चर में, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये तो हो गए सिम्पटम। अब सबसे पहले तो ये हो गया कि जी पेशेंट ने कुछ नहीं कहा, वो आई है हेडेक के साथ। नॉर्मली ये सॉरी साइन था, हम सिम्पटम की बात कर रहे हैं। तो हेडेक है, सबसे पहले तो पेशेंट को बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। प्रेग्नेंट पेशेंट कैसे आ सकती है? हेडेक के साथ आ सकती है, ठीक है? वर्टाइगो के साथ आएगी, एक्सेसिव स्वेलिंग में डीमा नहीं लिख रही क्योंकि डीमा इज अ साइन, स्वेलिंग ऑफ
स्किन या हैंड्स या फीट या नाक, कहीं भी, हैंड, फीट, ठीक है? और या फिर वो क्या होगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न है, और क्या होगा? नौज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, ये तो पता ही है सबको, ये तो बड़ा हम सबको बड़ा शौक है तड़प-तड़प के पूछने का। नौज़िया तो नहीं हो रहा, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, ताकि हम जाके खप मचा देंगे, इसको टर्मिनेट करो। लेबर रूम में स्पेशली ना, वो पेशेंट पड़े होते हैं, छोटों को बीपी मॉनिटर करने पड़ते हैं, तो उनका ये दिल होता है कि बस जल्दी से इसको फारिग करें। एपिगैस्ट्रिक पेन, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हमने बात की, ठीक है? या फिर ऑरा, या फिर फिट, सीज़र्स। अब यहाँ पे पेशेंट जब आता है ना, तो वो कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी में एवरी फिट इज एक्लेम्सिया अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है? अब सिम्टम्स तो ये हो गए, राइट? अब हम कर चलते हैं साइंस की तरफ। अच्छा, साइंस में क्या क्या आपको मिल जाएगा? हाँ, अब ये तो मैटरनल सिम्टम थे ना, फीटल क्या हो सकते हैं? सॉरी, एक्सेसिव वेट गेन वाटर की वजह से। पेशेंट कह रही है जी मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फीटल क्या होंगे? डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। अगर पेशेंट आती है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। एब्सेंट फीटल मूवमेंट्स, ठीक है? या पेशेंट यहाँ पे कंप्लेन कर रही है कि जी मेरी जो फंडल हाइट है, अब उसके वर्ड्स नहीं मुझे याद आ रहे, मैं कैसे बताऊं कि मेरा पेट नहीं बढ़ रहा, फंडल हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है? नहीं, अब पता नहीं जिनको बढ़ रही आती है तो वो उर्दू तो आनी चाहिए, ठीक है? अब इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे कि फंडल हाइट लाइक शी कैन कंप्लेन विद नॉट that the fundal height is not increasing in accordance with the gestation. ठीक हो गया? अब दिस इज द थिंग्स दे आर प्रेजेंटिंग। अब सिम्टम्स हो गए, अब साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस को चलो हम ब्लू में ले चलते हैं। साइंस क्या है? हाई बीपी हमने बात कर ली, 140/90 से ज्यादा, जहां हमने मेडिकेशन ऑन टू ओकेजन्स 4 आवर्स के डिफरेंट से, ठीक है? और पल्स देखें आप उसकी, क्यों? क्योंकि बीपी हाई है तो फेमरल भी देखनी है और उसकी रेडियल भी देखनी है, बोथ साइड्स। अच्छा, बीपी भी वो कहते हैं जी बोथ साइड्स पे लें आप, क्यों लें जी? इसलिए लें कि कोई उसके कंजेनिटल ऑन बोथ साइड्स, थोड़ा सा तो वैसे ही फर्क होता है, राइट? अच्छा, बीपी के अंदर जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है कफ का साइज, कफ साइज, राइट? अब यहाँ मैं ना वो बातें करूंगी जो मैं मिटा दूंगी। कफ साइज क्या होना चाहिए आपको पता है? अगर कफ साइज बड़ा होगा या कफ साइज छोटा होगा, दिस इज एन एमसीक्यू। K1 लेना है या K4 लेना है या K5 लेना है, अब हम ये बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर कफ का जो साइज है वो बड़ा है, तो बीपी जो है वो अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी, लेस आएगा, अंडर एस्टिमेशन है। और अगर कफ का साइज छोटा है तो वो ओवर एस्टिमेशन है, पेशेंट के हिसाब से, ठीक है? दुबला पतला सा पेशेंट है, आपने उसको इतना बड़ा कफ लगाया हुआ है। K1 क्या है? जहाँ पे अपीयर हो रहा है साउंड्स, ये खुद पढ़ना होमवर्क है, क्रोटोकोफ साउंड्स। K4 जहाँ पे मफलिंग हो रही है, और K5 जहाँ पे डिसअपेरेंस हो रही है, ठीक है? अच्छा, डिसअपेरेंस जो है बाज़ औक़ात क्या होता है कि 0 तक आ गए हैं, अभी तक साउंड जो है ना वो डिसअपियर ही नहीं हो रहा। तो ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि क्या करना चाहिए? उस सूरत में
0 पे आ गया है, नो डिसअपियरेंस, तो क्या करेंगे फिर बताएं जी अब? क्या करेंगे हम? नो डिसअपियरेंस, ठीक है? तो हम फिर K4 को ले लेंगे इंस्टेड ऑफ K5, ठीक है? फॉर बीपी मेजरमेंट। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका ये आंसर है ऑफ डायसिस्टोलिक, राइट? कॉम्पोनेंट। अच्छा, कहते वो ये हैं कि जी आप पहले पिलपेटरी मेथड से लें और उसके बाद 30 मिलीमीटर उसके ऊपर या 20 मिलीमीटर उसके ऊपर चले जाएं एंड देन यू कैन डू दैट वन, ठीक है? सो बीपी हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर तो हमें पता ही है, रेस्पिरेटरी रेट भी हमें पता ही है, और उसके बाद फिर वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एडीमा, एंड देन नाउ आई एम कमिंग बैक टू द फंडल हाइट। फंडल हाइट में ऐसे हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं, ये जरा इधर फोकस कर दीजिएगा प्लीज। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? फंडल हाइट होएगी लेस देन एक्सपेक्टेड, हो सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है? एक्सपेक्टेड, लाइक का लो होगा, फीटल बर्थ वेट आपको कम लगेगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको फंडल हाइट के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है? एडीमा एंड ऑल दैट वो आप करेंगे। बेसिकली जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज़्यादा हाई बीपी पे आते हैं। कैसे लेना है 4 आवर्स के ऊपर, ये हम नाइस की गाइडलाइंस करेंगे, उसके अंदर भी देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने जो बात कफ साइज़ के एमसीक्यूज आते हैं, बड़ा कफ हो तो क्या है, छोटा कफ होता है तो क्या है। फिर ये भी बड़ा पसंद है उनको कि जी बीपी दोनों तरफ लेना है, 45 डिग्री पे हेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका 45 पे हेड नहीं है तो थोड़ा सा डायस्टोलिक कंपोनेंट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? लेफ्ट लैटरल पोजीशन एंड विद द हेड एट 45 डिग्री, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ साइज बता दिया, बड़ा होगा तो लेस अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी, छोटा होएगा कफ साइज तो क्या होगा? ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी। K1 अपीयरेंस ऑफ द साउंड है, ठीक है? K4 मफलिंग ऑफ द साउंड है, K5 डिसअपेरेंस है। और अगर 0 तक डिसअपेरेंस नहीं होती तो फिर हमने डायस्टोलिक कंपोनेंट के लिए K4 लेना है, ठीक है? क्रोटोकोफ साउंड 1 2 3 4 5 मैंने तो पढ़े थे, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग खुद भी कोई काम करोगे, ठीक है? सो ये हो गया। अब हम आते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ, ठीक? साइन सिम्टम खत्म हो गए। अच्छा, अब दो हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि मेरा ख्याल है राइटफुली आई विल जस्ट डिस्कस एंड आई विल मूव टुवर्ड्स दैट, कि मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली इस लेक्चर में ड्रग्स और मैनेजमेंट और एक्लेम्सिया की वो सारी बता दूं, और वही जैसे हमने पहले किया था कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी हम यहाँ से करके ब्रीफ इंट्रो लेके उसके बाद हम इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो सब कर लें, तो ये दोनों मिला के हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? ताकि डबलिंग ना हो, आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ टच नहीं करूँगी। इन्वेस्टिगेशन जी, ठीक है? अब इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल, राइट? मैटरनल इन्वेस्टिगेशंस में क्या है सबको पता है, ये बात बार बार बताई जाती है। ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर नहीं हुआ हुआ, या अगर आरएच ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, ठीक है? उसके बाद सीबीसी हीमोलिटिक एनीमिया देखने के लिए, और साथ में ही क्या हमने कराना है जी? अब आते हैं रीनल फंक्शंस। रीनल फंक्शंस में क्या इम्पोर्टेंट है? हमने बात करी थी, एक यूरिक एसिड, दो क्रिएटिनिन, तीन यूरिया, ठीक है? ये हो गया। और यूरिया और क्रिएटिनिन, यूरिया अगर 7 मिलीमोल से ज़्यादा है तो कहानी ख़त्म, ठीक है? ये क्रिएटिनिन जो है दैट इज़ आई थिंक 100 मिलीमोल इससे, और ये हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड पिछले पार्ट में की थी, ठीक है? ये अगर इसमें आ रही हैं तो बात
गलत हो जाती है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखने के लिए आपको वो रीनल ब्रूई एक चीज़ थी, वो मैं भूल गई क्योंकि हमारे तो लॉन्ग टेस्ट ना फ़ेल हो जाते थे उस बात के ऊपर कि आपने वो देखना है कि हाइपरटेंशन, अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन या फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आया है तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए, तो फिर आप अगर आप रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कर रहे हैं या आपको कोई ऐसा मिला है तो फिर कुछ लोग रीनल आर्टरी का डॉपलर भी कराते हैं। ठीक है, वो हम अल्ट्रासाउंड में बात कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है? 3 यूरिया मैं यहाँ नहीं चेक कर रही, राइट? अच्छा, ये हो गया आपका सीबीसी ब्लैक में, रीनल भी ब्लैक में। अब आप आ जाएँ एलएफटीज़ की तरफ, लिवर फंक्शंस की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होगा? एएलटी, एएसटी एंड एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस हम यूजुअली नहीं कराते, वो हम जब पढ़ेंगे कोलेस्टेसिस तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों नहीं कराते। लेकिन वो चूंकि हम भेज देते हैं तो वो 600 भी हों, 700 भी हों, दैट्स नॉट द थिंग। असल चीज़ है ये, और इसमें से भी ये, ठीक है। एएलटी एएसटी जो है बेसिकली ये जो बिलियरी आपका कंपोनेंट है ना लिवर का, वो उसको कर रहा होता है, राइट। और सीरम बिलिरुबिन, एनीमिया देखने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, एलएफटीज़ हो गए, आरएफटीज़ हो गए, और फिर आ जाता है हमारे पास ब्लैक में लिखते हैं हम उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें सबको बड़ा ही शौक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल का। अच्छा, आप जो गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं उनका मुझे नहीं पता। हम तो सऊदी अरेबिया में जो सारा कुछ था वो कराते थे। पीटी भी था, पीटीटी भी था, प्लेटलेट ऊपर हो गए, उसके बाद फाइब्रिनोजेन, सीरम फाइब्रिनोजेन। अच्छा, ये नाइस नहीं कह रही, मैं आपके साथ अभी नाइस की गाइडलाइंस डिस्कस करूँगी ना, क्योंकि वहाँ पे हम और डी डाइमर्स। अच्छा, ये यूजुअली ना वैसे ही प्रेगनेंसी में हाई होते हैं, तो लेकिन ये डीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डीआईसी है तो यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने बताना है आपको कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो कोएगुलेशन प्रोफाइल एक बेसलाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं यूरिन की तरफ। अब यूरिन में हम क्या देखना चाह रहे हैं? यूरिन में इधर ले आइए जी प्लीज। यूरिन के अंदर अब हम क्या देख रहे हैं? यूरिन के अंदर हम देख रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन कितनी है? 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जो स्पॉट यूरिन है, सॉरी, पर 24 आवर्स। अगर ये 3 ग्राम पर 24 आवर्स है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट खत्म। और अगर ये 5 तक चली गई है तो डेफिनेटली एटीएन हो चुका होगा, ठीक है। वो जो +1 है वो 500 मिलीग्राम को शो कर रहा है, +2 100 को शो करेगा, और +3 150 को। तो मतलब एक प्लस जो है वो 500 मिलीग्राम के ऊपर है, तो +1 का मतलब है 500 मिलीग्राम स्पॉट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ रही है? 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन। अच्छा, वो डिपस्टिक्स जो है वो अवेलेबल हैं, वो हम गाइडलाइंस में भी पढ़ लेंगे। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन क्यों कराई जाती है? 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन इसलिए कराई जाती है कि पता चल सके कि 24 आवर्स के अंदर किस तरीके से किडनी बिहेव कर रही है, और अगर वो 300 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अब हमने मैनेजमेंट, ये ना यूजुअली प्री टर्म लेबर्स में हम कराते हैं, या लाइक जिसमें हमें कंफ्यूजन हो और हमने जस्टिफाई करना हो कि हमने प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट क्यों किया है, क्योंकि पेशेंट का जो किडनी का सिस्टम है वो बिल्कुल एंड स्टेज पे है, एंड दैट इज़ द थिंग, देन द थिंग्स आर गोइंग इन अ बैड पोजिशन, ठीक है। अब यूरिनरी प्रोटीन में ये होता है कि मॉर्निंग जो यूरिन है ना, मॉर्निंग यूरिन रात का इकट्ठा हुआ सपोज डिस्कार्ड करना होता है जिस दिन आपने स्टार्ट किया 8 AM पे, और अगले दिन फर्स्ट है, ठीक है। आप उसे कंटेनर दे देते हैं और पेशेंट को बता देते हैं कि जी इसमें आपने जमा करना है, और अगले दिन 8 AM हमने लास्ट नाइट का यूरिन भी, लास्ट नाइट यूरिन शुड बी कलेक्टेड, ठीक है। ये भी बड़ा मशहूर
गौर से पढ़ लेना कलेक्टेड। कॉमन सेंस है। जिस दिन हम शुरू कर रहे हैं तो हम पिछली रात से तो नहीं ना शुरू कर रहे, तो पेशेंट का वो वाला मॉर्निंग यूरिन डिस्कार्ड कर दिया 8 बजे से लेके अगले 8 बजे तक जितना भी है वो लिया, और जो सेकंड नाइट है यानी कि जो फर्स्ट नाइट है कलेक्शन की उसका आप कलेक्ट करेंगे। ये सारा है, यहाँ तक मेरा ख्याल है थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ी-सी एडवांस चीज़ों की तरफ। यूरिन के अंदर बेसिकली हम प्रोटीन ही देखते हैं, बाकी वो यूरिक एसिड और ग्लूकोज और वो सब तो चीज़ें हैं। अभी हम पीआईएच के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब अगला मैटरनल तो हो गया ख़त्म, अब आ जाते हैं फीटस की तरफ। मैटरनल अभी चलते हैं, अभी मैं अल्ट्रासाउंड की तरफ आऊँगी तो। अब फीटल की क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है? तो फिर हम उसको ऐसे कर लेते हैं कि हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है? इसको ऐसे लेके चलते हैं। इसमें हम फीटल और मैटरनल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मैटरनल ही अभी मैं लेके चलती हूँ। इसमें हमने क्या कराना है, रीनल आर्टरी का अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर या अल्ट्रासाउंड रीनल आर्टरी का, केयूबी अल्ट्रासाउंड किडनी का स्टेटस देखने के लिए, एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं हम। ये सब रेडियोलॉजी में आ रही। एक्सरे चेस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब हम पढ़ेंगे एक फ़िल्म से, एक्स-रे चेस्ट फॉर प्लूरल एफ्यूजन। ईसीजी भी करा सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केयूबी का आप अल्ट्रासाउंड करा लें, बेहतर है, यहाँ से आपको स्टेटस पता चल जाए। अब फीटस की बात पे आते हैं जी, फीटल बेचारे को क्या करना है? उसका अप्रॉक्सिमेटेड बर्थ वेट, लाइकर और कलर डॉपलर। फीटल कलर डॉपलर में क्या देखना है, हमने यूट्राइन आर्टरी में क्या देखना है, वही एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ज़्यादा खतरा है तो एमसीए भी देख लें, ठीक है? प्लेसेंटा, इन्फार्क्ट, लाइकर ओलिगो, वेट लेस देन थर्ड और 10th सेंटाइल, ठीक? अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस बता रही हूँ, यहाँ पे ना मैंने मॉनिटरिंग इसलिए नहीं बतानी कि मॉनिटरिंग हमने गाइडलाइंस में करनी है, तो फिर बहुत रेपिटेशन हो जाती है, लेक्चर्स लंबे हो जाते हैं और फिर मुझे फिर कंप्लेंट्स पर्सनल डीएम में आना शुरू हो जाती हैं कि मैडम लेक्चर बड़े लंबे हैं, या मैम इसको छोटा कर दें या कैसे कर दें। बेटा अब ज़ाहिर है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आईएमएम वालों के लिए भी ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उनका भी ऑप्स का काम तो है ही है ना। अच्छा, अब हम लेके चलते हैं कि जी मैनेजमेंट क्या है। सीधी सी एक बात है, सब कुछ ठीक है, पीआईएच को आप एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा, पहले अब ये है कि आपके पास ब्लड प्रेशर आ गया, अब आपने ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स में सबको पता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या हैं? एक हमारे पास लेबेटालॉल है नंबर 1 पे, फिर हमारे पास मीथाइल डोपा है और फिर निफेडिपिन है बीच में। अच्छा, निफेडिपिन के बारे में ना रॉयल कॉलेज भी खुद भी कन्फ्यूज़ है। वो जब आप मेरे साथ करोगे तो फिर हम बात करेंगे। 200 मिलीग्राम बीडी से शुरू करानी होती है और आप इसको लेके जा सकते हो टीआईडी के ऊपर भी। निफेडिपिन सबको पता है 10 मिलीग्राम स्लो एसआर में करें। 250 बीडी कोई डोज नहीं होता है, टीआईडी है, इसकी हाफ लाइफ ही 8 आवर्स है। अच्छा, अब ये मेरा टोटल क्लिनिकल नॉलेज चल रहा है। एस्पिरिन, यस, फ्रॉम 16 टू 18 वीक्स पे उन पेशेंट्स को जो हाई रिस्क हैं। अच्छा, वो हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस में, वो कौन से पेशेंट हैं जिनको हम एस्पिरिन दे सकते हैं। उन्होंने कही हुई है आई थिंक 75 से 150 मिलीग्राम, वो मैं देख के आपको भी बता सकती हूँ।
और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं, बाकी वो जो कैल्शियम और वो सब एवरीथिंग इज़ वो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अब ये तो हो गया कि आपने पेशेंट आया है पीआईएच का, सीधा-सीधा आपने उसको मेडिकेशन शुरू करा दिए और उसके बाद ये है। अच्छा, ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ना, इनको मैं ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक पीडीएफ बनाऊँगी, ठीक है? वर्ड के ऊपर एंड आई विल शेयर विद यू, राइट? डोंट वरी अबाउट इट कि डॉक्टर नीना उसमें सारी ड्रग्स होंगी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो होगा। क्योंकि वो इस बोर्ड के ऊपर पढ़ाना मुश्किल है। अच्छा, अब इमरजेंसी में पेशेंट आपके पास आया है तो उसकी ड्रग्स कौन-सी हैं, ठीक है? उसमें नंबर 1 पे हाइड्रोलिज़िन या लेबेटालॉल और लेबेटालॉल, ठीक है? पेशेंट का डायस्टोलिक जो है वो 110 से ज़्यादा, 170 सिस्टोलिक उन्होंने कहा हुआ है जी, 170 से 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो तो आपने आईवी या आईएम, दोनों सूरतों में हाइड्रोलिज़िन यूजुअली आईवी होती है, ठीक है? लेबेटालॉल भी आईवी ही होती है। इसका पूरे-पूरे प्रोटोकॉल्स है, हर डिपार्टमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है, वो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूँगी। एम क्या है जी? 135 ओवर 85 से बीपी आपने मैनेज करना है, ठीक है? एम ब्लड प्रेशर आपका ये है। फिर मैक्स सेल्फ है, राइट? वो न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए था, ये उसके लिए 4 ग्राम आईवी और आईएम और 1 टू 4 ग्राम्स पर 24 आवर्स। मॉनिटरिंग इसकी हमें पता है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने हैं, यूरिनरी आउटपुट देखना है और मैग्नीशियम के लेवल्स कराने हैं, ठीक है? अब मैं ना वाइंड अप कर रही हूँ लेक्चर को ताकि आप लोगों को फिर जो बाकी चीज़ें हैं ना वो सारी, अब ये सब हो गया, अब डिलीवरी कब करानी है? वो कहते हैं जी कि 135 ओवर 85 कुछ नहीं आ रहा, तो 37 वीक्स के ऊपर आप करा सकते हैं डिलीवरी, ठीक है? 37 पे कर ले, स्टीरॉइड्स यस, लेकिन अगर उससे पहले है तो फिर स्टीरॉइड्स है और मैग्नीशियम सल्फेट आपने देना है फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन, राइट? अब ये सारी चीज़ें यहाँ तक ख़त्म, 2 वीक्स तक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ये मैं नाइस की गाइडलाइंस यहाँ पे लिखने लगी हूँ। यहाँ पर हम सारा कुछ अब नाइस की गाइडलाइन पे ही डिस्कस करेंगे। सो आपने यहाँ तक पहले इसको हज़म करना है, फिर मैं आपके साथ अगले हफ्ते में सिर्फ नाइस की गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाइपरटेंशन और वो सारी करूँगी, ठीक है? ड्रग्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हर ड्रग का हर नाम, अता-पता, कितनी क्या किस तरह से है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ाने लगी तो अनदर 2 आवर्स विल बी गॉन। मुझे खुद भी याद नहीं रहने, आपको याद नहीं रहने, फ़ायदा कोई नहीं होना, तो वो आपकी चीज़ आपके सामने होगी तो आपको याद होगी। इमरजेंसी ड्रग्स हैं, मॉनिटरिंग ड्रग्स हैं, स्टीरॉइड्स की बात करनी है, मैग्नीशियम सल्फेट की बात करनी है, मैनेजमेंट की बात करनी है, डिलीवरी की बात करनी है। ये सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक गाइडलाइंस में। थैंक यू सो मच।